हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें एमसीक्यू सीरीज का जो पहला पार्ट है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम सबसे जो पहला चैप्टर है हमारा नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, इसके एमसीक्यूज आज हम करने वाले हैं। अब एमसीक्यू करेंगे, साथ साथ हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि एमसीक्यूज को करने का बेटर तरीका क्या रहेगा। उसको प्रॉपर क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है या फिर ऑप्शंस का यूज करना है या कुछ और डायरेक्टली तरीका हो सकता है कि जिससे हम एमसीक्यूज को सॉल्व करें। तो जो भी पॉसिबल वेज हैं हम उसको करने की कोशिश करेंगे। और आई होप आप लोगों ने पीडीएफ के थ्रू पहले इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा। नहीं करा है तो बेशक वीडियो अभी मत देखो, पहले आप सॉल्यूशन कर लो। सॉल्यूशन करने के फिर आप क्रॉस चेक करो, और क्रॉस चेक करने के बाद फिर जो मैं तरीका आपको बताऊंगा यहाँ पर, हो सकता है कि आपने उससे छोटा तरीका इस्तेमाल कर रखा हो। अगर आपने छोटा तरीका इस्तेमाल कर रखा है तो फिर ठीक है, वो बेटर रहेगा। और अगर मेरा तरीका आपको शॉर्ट लगता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी क्वेश्चन को और छोटे तरीके से करा है और आपको लगता है कि भाई हम यहाँ पर जो तरीका कर रहे हैं कि उससे बेटर सॉल्यूशन आपके पास है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, ये नहीं कि भाई आपने कर लिया तो बस काम खत्म हो गया। ठीक है, अगर हमने मान लो एक क्वेश्चन करा है और वो लग रहा है कि आपको नहीं, इससे थोड़ा सा लंबा मेथड, ये लंबा मेथड हो रहा है और आपका जो मेथड है वो थोड़ा शॉर्ट है, तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट करके जरूर बताएं दूसरों को भी कि भाई ये तरीका इसका छोटा रहेगा। चलिए, तो क्वेश्चन करते हैं हम स्टार्ट। तो क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है 49 प्लस 57 मॉड 50। 49 प्लस 57 इन दोनों को आपको ऐड करना है और ऐड करके आप इसका मॉड 50 आपको फाइंड करना है। अब मॉड 50 फाइंड करने के लिए अगर आप, एक तरीका तो यही है कि आप इन दोनों को प्लस करो। ठीक है, एक तरीका तो यही है कि आप इन दोनों को प्लस करो और प्लस करके फिर जो भी आंसर आएगा उसको 50 से डिवाइड करो। तो वो भी ज़्यादा कोई ऐसा लंबा तरीका नहीं है, क्योंकि मॉड 50 से डिवाइड करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें दूसरी अप्रोच यूज़ करें, दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि आपको ये तो पता है कि जो एडिशन होता है उस एडिशन को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं 49 मॉड 50, हम लिख सकते हैं 57 मॉड 50, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यूज हम कर रहे हैं तो वो लिखने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं फिर भी आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, कि हमने यहाँ पर लिखा 49, हमने यहाँ पर लिखा जी 49 मॉड 50 और हमने लिखा 57 मॉड 50, ऐसा हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब 49 को अगर आप 50 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 49 ही बचेगा। लेकिन अगर आप उसमें दूसरी अप्रोच यूज करो जो उसको छोटा कर देगी बहुत, इसका जो रिमाइंडर है -1 भी तो बच सकता है ना। क्योंकि 49 को अगर आप डिवाइड करोगे 50 से, 49 को अगर आप 50 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 51 जा 50, इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो रिमाइंडर -1 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं ना, आपको दोनों तरीके पता होना चाहिए। ऐसे भी हम कर सकते हैं क्योंकि हमें रिमाइंडर, कोशिश करना है कि रिमाइंडर हमारा छोटे से छोटा है ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। तो -1 यहां से रिमाइंडर आपका बच जाएगा और 7 रिमाइंडर आपका यहां से बचेगा। अब जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग आप इन दोनों को फिर दोबारा से ऐड कर सकते हो। तो 7 इधर से, -1 इधर से, तो आ गया आपके पास 6 मॉड 50। और 6 को अगर आप 50 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन बनेगा हमारा सी। ठीक है, अब आपको डायरेक्टली क्या करना था, बस आपको देखना है 49 को डिवाइड करके 50 से क्या बना, -1 बना। 57 को मोड 50 से डिवाइड करके क्या बना, 7 बना। -1 + 7 6, और 6 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर भी 6। तो ये सब कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप वर्बली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है भाई 3 7 जा 21, 3 × 7 + 5। तो यहाँ तो मोड 4 से करना है, तो यहाँ वर्बली वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई 3 × 7 21 + 5 26 हो गया। 26 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 6 जा 24, रिमाइंडर बचेगा 2। तो ऑप्शन आ गया आपका इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 8 × 4 इन 12 आवर क्लॉक। जब ये क्लॉक आपको 12 आवर बोल रहा है, तो 12 आवर बोल रहा है तो आपको यहाँ पर इसका जो मोड है ना वो 12 के अकॉर्डिंग ही निकालना है। यहाँ पर ये AM PM के बारे में कुछ नहीं कह रहा कि AM में टाइम इतना होना चाहिए, PM में इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये बता रहा है कि भाई 12 आवर के हिसाब से अगर आप टाइम देखोगे तो आपका क्या बनेगा, तो आपको मोड 12 निकालना है। अब मोड 12 निकालना है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 14 है। तो अब 14 और 8 को आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
मल्टीप्लिकेशन में भी तो ये प्रॉपर्टी होती है कि हम इसको अलग कर सकते हैं और इसको अलग कर सकते हैं। तो 8 mod 12 अगर करूंगा तो 8 ही रिमाइंडर बचेगा, और 14 mod 12 करूंगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो 14 को 8 से मल्टीप्लाई मत करो, आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 टू 16 बचा, तो 16 mod 12 निकालना है, और 16 को अगर आप डिवाइड करोगे 12 से तो रिमाइंडर बचेगा 4, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 4 o'clock। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर 24 आवर क्लॉक दे दिया इसने, तो 24 आवर क्लॉक दे दिया तो 24 के हिसाब से बताना है। अब यहाँ पर ये जो टाइम है ना 9:30, 16 40, ये रेशो नहीं है, ये रेशो नहीं है, यहाँ पर ये 9 hours 30 minutes है, और ऐसे 16 hours and 40 minutes है। तो अब आपको क्या करना है, दोनों के टाइम को आपको ऐड कर लेना, क्योंकि दोनों 24 से छोटे हैं, तो आप डिवाइड तो किसी से करने का कुछ फायदा है नहीं। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो जो मिनट्स है वो है 40 और 30, कितना हो गया 70 मिनट्स हो गए। और जो आवर्स है 9 और 16 कितने हो गए आपके पास 25 आवर्स। अब जो 70 मिनट्स होते हैं तो 70 मिनट्स में 1 hour and 10 minutes होते हैं, तो 70 मिनट्स को आप 1 hour 10 minute करोगे तो वो जो 1 hour आएगा उसको आर के साथ ऐड कर दो, तो ये बनेगा 26 hour and 10 minute। अब अगर सिर्फ आप आर को लेके चलो, जो 24 से जब आप इसको निकालोगे, 24 से 26 को डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 hour बचेगा रिमाइंडर, 2 hour और 10 minutes। तो आंसर क्या है हमारा 2 hour and 10 minutes, यानी हमारा ऑप्शन बनेगा सी, क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है भाई x इक्वल्स टू 4 mod 7 देन पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x की पॉजिटिव वैल्यूज आपको बतानी है, ठीक है। और x कहता है कि भाई 4 mod 7 है, तो आपको ना यहाँ पर x की ऐसी वैल्यूज डालनी है, यहाँ पर जब हम ऐसे लिखते हैं कि x इज इक्वल्स टू 4 mod 7, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर एक कॉन्ग्रुएंसी का साइन होना चाहिए, 4 को इधर लाएंगे, इसका मतलब ये होता है कि x माइनस 4 जो आएगा ना वो 7 से डिविजिबल होगा। 7 से डिविजिबल मतलब 7 के इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू डालने पर 7 से डिवाइड होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व मत करो भाई, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, यहाँ पर आंसर को सॉल्व करो। तो आंसर में ऐसा आंसर पकड़ो जिसमें आपके पास वैल्यूज ऐसी हैं जिनको आप यहाँ पर डालोगे और 7 से डिवाइड हो जाए। जैसे पहला वाला सेट क्या है, हमारे पास 4 है, तो 4 माइनस 4 0, 0 तो सभी से डिवाइड हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अगला नंबर आया 11, 11 माइनस 4 7, तो 7 भी 7 से डिवाइड हो ही जाएगा। फिर अगला नंबर है 18, 18 माइनस 4 14, और 14 को अगर आप डिवाइड करोगे 7 से तो वो भी हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी में भी ऐसे ही नंबर हैं कि जिसको आप यहाँ पर डालोगे, ऑप्शन बी में ऐसे ही नंबर है जिसको आप डालोगे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उसमें 4 मिसिंग है, उसमें सीधा 11 से स्टार्ट कर रखा है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो ए आएगा। बाकी दोनों में आप देखोगे तो ऐसे नंबर्स आपको मिलेंगे, जैसे 12 मैंने डाल दिया या 8 मैंने डाल दिया, यहाँ पर 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 से 7 से डिवाइड होगा नहीं। तो आप यहाँ के चक्कर में ना पढ़ के आप सीधा आंसर को देखो कि आंसर में ऐसा कौन सा सेट है जिसकी वैल्यूज डालने पर वो 7 से डिवाइड होता है। तो इस तरह से आप ये अपना आंसर निकाल सकते हो। द वैल्यू ऑफ एडिशन मॉडुलो 3 + 11, एडिशन मॉडुलो है आपके पास 3 + 11, और यहाँ पर 8 मॉड निकालना है। जो एडिशन के नीचे जो छोटा सा लिखा होता है ना एडिशन के नीचे, वो मॉड के लिए यूज होता है। तो 3 और 11 को ऐड करा आपने, क्या बना 11 + 3 14, 14 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बना इसमें 6 का आंसर बन गया हमारा सी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब 7 में वही मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो दिया हुआ है, तो 7 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 जा कितना बना 21, और 21 को अगर आपने 10 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर बचेगा 1, यानी इसमें ऑप्शन आएगा 7 का ऑप्शन ए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब 8 में कहता है कि 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3 देन पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। अब ये क्वेश्चन भी उसी क्वेश्चन की तरह बन रहा है जैसे हमने पीछे भी किया था। ये जो 1 है, इस 1 को जब आप इधर लेके जाओगे 2x - 1, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो कि x की कौन कौन सी वैल्यूज है, यहाँ भी आप आंसर से सॉल्व करो। x की वैल्यू देखो, अगर मैं यहाँ पर 3 डालता हूँ तो यहाँ आएगा 2, x की जगह इधर 3 आएगा, 2 3 जा 6, 6 - 1 5, 5 तो डिवाइड नहीं होता 3 से, तो ये हमारा आंसर नहीं है।
बी में अगर हम डालें यहाँ पर 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3 आ गया, यानी 3 3 से तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बाकी के नंबर आपको चेक करने के लिए सिंपल क्या करना चाहिए, यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 उसमें ऐड करते जाओ, 2 के बाद 3 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 के बाद 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो यानी ये ऑप्शन हमारा ठीक जा रहा है। बाकी ऑप्शन भी एक बार नजर मार लेते हैं। यहाँ पर देखो 1 है, 1 को यहाँ पुट करोगे तो 2 माइनस 1 1 आएगा, तो 1 से तो डिवाइड होने से रहा। 4 डालोगे यहाँ पर, 4 2 जा 8 माइनस 1 7 आ गया, 7 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो यानी इसमें ऑप्शन बनेगा हमारा बी। 8 का ऑप्शन आ गया बी। उसके बाद चलते हैं 9th। 9th में सब्ट्रैक्शन मॉडल दिया हुआ है, तो 15 में से 6 माइनस करना है और फिर मॉड 25 निकालना है। तो 15 में से अगर हमने 6 माइनस करा तो 9 आ गया। अब 9 को क्या 25 से डिवाइड कर सकते हो, तो डिवाइड होगा ही नहीं। तो 15 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो आपके पास बचता है 9, और 9 ही हमारा आंसर है, यानी 9th का ऑप्शन बनेगा सी। फिर ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो फिर से आ गया हमारे पास क्वेश्चन दोबारा। यहाँ कहता है 12 इंटू 3 36। ठीक है, 12 इंटू 3 36। 36 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 4, क्योंकि 8 4 जा 32 होता है। 36 में से 32 आप माइनस करोगे तो रिमाइंडर आएगा हमारा 4। तो इसमें ऑप्शन बनेगा 10th का ए। द वैल्यू ऑफ 5 रेज टू पावर 8 मॉड 4। अब यहां पर कह रहा है कि भाई वैल्यू ऑफ 5 रेज टू पावर 8 मॉड 4, 5 की पावर 8 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब 5 की पावर 8 को आपको इस तरह से सॉल्व करना चाहिए, पावर 5 की ऐसी लेनी चाहिए कि जिसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 1 ही रहे। ठीक है, जैसे अगर मैं 5 लेता हूं, 5 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 बचेगा, अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो। अब मुझे 5 की पावर 8 चाहिए, तो सीधा 5 की पावर 8 कर दो। यहाँ 5 की पावर 8 किया, यहाँ भी 1 की पावर 8 किया। अब 1 की पावर 8 करोगे तो 1 ही बचेगा, तो यानी इसका जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा 1। 11th का ऑप्शन बना हमारा बी। 12th क्वेश्चन में आते हैं, तो 12th में कहता है कि भाई 3 तरह का वीट आपके पास है। एक की कॉस्ट है 18 रुपीज पर केजी, दूसरे की कॉस्ट है 20 रुपीज पर केजी, तीसरे की कॉस्ट है ₹25 पर केजी। तीनों को हमने मिक्स कर दिया, तीनों को उठाया, तीनों को हमने मिक्स कर दिया, और मिक्स करके हमने उसको 22 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया। Then the ratio in which 3 type of wheat should be mixed respectively। तो अब वो 3 टाइप के जो व्हीट है ना, उनको किस तरीके से मिक्स किया जाए। अगर अब यहाँ पर हम नॉर्मल वे में लेके चलेंगे ना क्वेश्चन को, तो भाई सॉल्व ही नहीं होगा, सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि तीनों का कॉस्ट प्राइस दे रखा है और सेलिंग प्राइस इसका दे रखा है। अब सेलिंग प्राइस करने पर कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, वो तो दे नहीं रखा, तो उसका हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका कॉस्ट प्राइस निकलेगा नहीं। अब कॉस्ट प्राइस नहीं निकलेगा तो जो एलिगेशन मिक्सचर होता है वो कहता है कि भाई जो सी और डी और एम होता है वो एक जैसे होने चाहिए, मतलब तीनों के तीनों कॉस्ट प्राइस होने चाहिए। 3 टाइप आपको दे रखी है, 3 में से हम 2 को मिक्स करके हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो हमें मिलेगा नहीं ना मिक्सचर का, तो इसमें हमें ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा। अब ऑप्शन से हम कैसे जाएंगे, हमारे पास 3 क्वांटिटी है, एक की कॉस्ट 18 है, दूसरे की 20 है और इसकी 25, और मिक्स करने के बाद 22 है। तो अब आप ये देखो कि इनको किस तरह से रेशियो में मिक्स किया जाए कि हमारे पास जो वैल्यू है ना वो 22 रुपीज पर केजी के हिसाब से आ जाए। पहली वाली रेशियो आपको दे रखी है 1 2 3, यानी पहले वाला जो है 18, इसकी रेशियो 1 है, तो हम यहाँ कर देंगे 18 इंटू 1 प्लस दूसरा वाला क्या है 2, 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू में 2 प्लस तीसरा क्या है फिर 25 इंटू 3, 25 इंटू 3। अब इसका जो टोटल है, इसका जो टोटल है वो किसके बराबर आना चाहिए, रेशियो का टोटल करो, 3 और 2 5 और 1 6, रेशियो का टोटल हो रहा है 6, और जो मीन प्राइस आ रहा है ना आपका टोटल होने के बाद वो 22 आ रहा है, तो 6 को 22 से मल्टीप्लाई करो। अगर ये दोनों रिजल्ट बराबर आ गए तो यही रेशियो हमारा आंसर होगी। अब चेक करो, यहाँ से 18 आएगा, यहाँ से 40 आएगा, यहाँ से 75 आएगा, तो ये इसके बराबर तो आने से रहा, क्योंकि ये तो 132 है, और यहाँ पर ऐड करोगे तो 5 8 13, यूनिट डिजिटी 3 आ रही है, तो इसका मतलब इसके बराबर नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अगर दूसरे ऑप्शन पे जाते हो 2 2 3, तो उससे क्या आएगा आपके पास, अगर सेकंड ऑप्शन पे हम जाते हैं तो 2 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे,
और 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका टोटल कितना आना चाहिए, देखो 2 2 4 3 12, 12 को कर देंगे 22 से मल्टीप्लाई, तो 12 दूनी 24 और 2 26, ये आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो ये 6 है, यहाँ 5 है, 6 और 5 11, 11 में यूनिट डिजिट 1 आएगी, तो आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चंस में कई बार हमारी किस्मत भी काम करती है। हो सकता है कि ऑप्शन जो 1 है वो हमारा ट्रू ना हो, या हो सकता है ऑप्शन 1 ही हमारा ट्रू होता। ऑप्शन 1 ट्रू होता तो हमारी बाकी की वर्किंग बच जाती, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका ट्रू है, इसलिए आपको 3 4 तक जाना पड़ेगा। या आप ऐसा आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है, क्लिक करता है कि यार ये मेरा आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ा पढ़ा सा है, देखा देखा सा लग रहा है, तो डी ऑप्शन इसका होना चाहिए, तो पहले आप डी को ट्राई करो। ठीक है, जैसे हम डी को ट्राई करेंगे तो क्या आएगा, 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, डी को हम ट्राई कर रहे हैं, 1 को 18 से करेंगे 18 आ गया, फिर 1 को आप 20 से करोगे 20 आ गया, 2 को आप 25 से करोगे तो 50 आ गया। ठीक है, और इनकी रेशो कितनी आई, 2 2 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 88। अब देखो इसका टोटल भी आपका 88 आ रहा है, 5 2 7 और 1 8, तो यानी यही हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपको किसी भी ऑप्शन में लगता है कि भाई ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, तो आप पहले वहीं से स्टार्ट करो, अदरवाइज फिर नहीं, तो फिर चारों तो हमें करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं कि इन व्हाट रेशो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन दिस ऑन द सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। ये कह रहे हैं मिक्सचर को अगर हम कॉस्ट प्राइस पर बेचें, मिक्सर को कॉस्ट प्राइस पर हम बेच रहे हैं, लेकिन पानी मिक्स करने के बाद बेच रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली नहीं बेच रहे हैं। हमने कुछ मान लो मिल्क खरीदा है, वो मिल्क खरीदने के बाद हमने क्या करा, उसके अंदर कुछ पानी मिला दिया, और पानी मिलाने के बाद फिर हम मिक्सर को सेलिंग प्राइस कितना, जितने में हमने खरीदा था उतने में हम बेच रहे हैं। हम कह तो रहे हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस, भैया जितने में खरीदा उतने में बेचा है, लेकिन एक्चुअली बेईमानी करके हम पानी वहाँ पर फायदा कमा रहे हैं, और इतने पर हम उसको बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हम मान लो कि यहाँ पर मान के चलना पड़ेगा थोड़ा सा, कि अगर हम मिक्सर को हमने खरीदा, मान लो 1 रुपये में हमने 1 लीटर खरीद लिया, वैसे इतना मिलता नहीं, इतना सस्ता, पर क्वेश्चन करने के लिए मान लेते हैं कि 1 रुपये में हमने 1 लीटर मिल्क ले लिया। ठीक है, अब उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है हमारा वो इतना हो रहा है, ऐड करने के बाद, उसमें पानी ऐड करने के बाद हम सेलिंग प्राइस जो है ना, सेलिंग प्राइस भी हम यही रख रहे हैं, सेलिंग प्राइस हम 1 रुपये रख रहे हैं, और ऐसा करने पर हमें गेन हो रहा है। गेन कितना हो रहा है, 16 एंड 2/3, मतलब 16 3 48 अपॉन में 2, 50/3% का गेन हो रहा है। तो अब इसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस निकाल लो, किसका, मिक्सचर का। कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का निकाल रहे हैं, मिल्क का तो हमारा 1 रुपये है ही, जो पानी मिला दिया, पानी मिलाने के बाद आपको वो कितने का पड़ता वो हम निकाल रहे हैं। तो सीपी का फार्मूला होता है एसपी, एसपी हमारे पास 1 इंटू में 100 और नीचे 100 प्लस में गेन। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे आप, ऊपर 100 आएगा, नीचे आएगा 300 और 50, 350 आ गया, और ये वाला जो 3 है ना, ये ऊपर ले आओ, यहाँ 0 से 0 काटो, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो ये आ गया 6/7। यानी जो मिक्सर वो आपके पास है ना, उसका कॉस्ट प्राइस आपको 6/7 यानी 6/7 रुपीज का पड़ रहा है। अब इसमें एलिगेशन मिक्सर पे आएंगे हम, कि हमने क्या करा, हमने 1 रुपये का तो खरीदा था मिल्क, 1 रुपये का 1 लीटर मिल्क हमने खरीदा, उसके अंदर हमने मिला दिया पानी। अब पानी जब मिला रहे हैं वो तो फ्री का मिल रहा है, ठीक है, वो तो फ्री का मिल रहा है, खरीद के तो लगाएगा नहीं जब इतनी बेईमानी कर रहा है, तो पानी की जो कॉस्ट होगी वो 0। मिक्सर जो हमने करा तो मिक्सर की कॉस्ट आ गई 6 और 7। अब ये किस किस रेशो में आपने मिलाया है, ठीक है, व्हाट रेशो वाटर बी मिक्स्ड, आपको पहले वाटर की रेशो बतानी थी, वाटर हमने यहाँ लिया है, तो इसमें हम y/x की रेशो में जो आंसर होगा ना वो y/x की रेशो होगी, क्योंकि पहले ये वाटर बोल रहे हैं, हाउ इन व्हाट रेशो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क। चलो निकालते हैं पहले तो, x/y अगर हमने निकाला तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो ये -6/7 आ गया, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1/7, माइनस कैंसिल हो गया, 7 कैंसिल हो गया, तो XY आ जाएगा आपका 6/1। तो हमें बताना है y और x की रेशो, तो y और x की रेशो होगी 1/6, तो इसमें ऑप्शन बनेगा आपका ए। ठीक है, बी नहीं बनेगा, ध्यान रखना,
ऑप्शन बनेगा इसमें ए। 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 में कहता है कि a jar full of whiskey contain 40% alcohol. A part of this whiskey is replaced by another containing 19% alcohol, and now the percent of alcohol is found to be 26%. एक जार है, पूरा का पूरा विस्की से भरा हुआ जार है, ठीक है। अब उसके अंदर जो अल्कोहल की क्वांटिटी है वो 40% है। A part of this whiskey is replaced by another containing 19% alcohol. अब इस विस्की का एक पार्ट हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। हमने उस कुछ निकाल के उसके अंदर दूसरा हमने टाइप का डाल दिया विस्की, जिसके अंदर 19% अल्कोहल था। अब ऐसा करने पर जो 40% पहले अल्कोहल था, हमने जो दूसरा मिक्सर डाला है उसमें 19% अल्कोहल है, तो अल्कोहल की जो ओवरऑल क्वांटिटी है कुछ कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? 26% कम हो जाएगी। द क्वांटिटी ऑफ द विस्की रिप्लेस्ड, जो क्वांटिटी आपने रिप्लेस करी है वो कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पर जो पहले हमारे पास था वो था 40%, और जो बाद में हमने इसमें डाला वो था इसमें 19%, और 26% हो गया इसका ओवरऑल क्वांटिटी जब हमने इसको मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स करने के बाद हमारे पास आ गया इसमें 26%। अब कितना हमारे पास इन दोनों की रेशियो ना वो निकाल लेंगे। अब इन दोनों की रेशियो आप निकालोगे तो आएगा आपके पास x/y। 19 में से 26 माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो 7 दूनी 14, -14 आएगा, तो माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो x और y की जो रेशियो है ये आ गई 1:2। अब लेकिन इसने क्या पूछा है कि जो आप रिप्लेस कर रहे हो ना वो कितनी क्वांटिटी में रिप्लेस कर रहे हो। तो हम रिप्लेस क्या कर रहे हैं, हम रिप्लेस ये कर रहे हैं, हमने कुछ निकाल के हमने ये इसके अंदर डाला है। मतलब यहाँ भी आपको y और x के हिसाब से बताना है, लेकिन यहाँ रेशियो नहीं पूछ रहा, यहाँ पूछ रहा है कि कितना आपने मिलाया। तो कितना मिलाया, तो y की क्वांटिटी है 2, जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो है 3। रेशियो के हिसाब से हम देखेंगे तो क्वांटिटी आई है हमारे पास 2/3, यानी टोटल क्वांटिटी का 2 हिस्सा जो है वो हमने रिप्लेस किया है। तो इस तरह से आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। 15th क्वेश्चन में कहता है कि एक मर्चेंट हैज 1000 kg ऑफ शुगर, पार्ट ऑफ विच ही सेल 8% प्रॉफिट एंड द रेस्ट ऑफ 18% प्रॉफिट। उसके पास 1000 किलो शुगर है, उसमें से कुछ पार्ट तो वो प्रॉफिट पे बेच देता है और कुछ पार्ट 18% के प्रॉफिट पर बेचता। दोनों में प्रॉफिट ही है, एक पर 8% का प्रॉफिट लेता है, दूसरे पार्ट पर 18% का प्रॉफिट लेता है, और ओवरऑल प्रॉफिट उसको पड़ता है 14 का। तो जो उसने 18% पर बेची है वो क्वांटिटी कितनी है। तो यहाँ पर ले आप, यहाँ लिखो 8, यहाँ लिखो 18, और जो ओवरऑल प्रॉफिट है मीन प्रॉफिट वो हो गया 14। तो इधर आ गया x, इधर आ गया y। तो यहाँ से रेशियो निकालो आप, 18 - 14 4 हो गया, 14 - 8 6 हो गया। अब यहाँ से x और y की रेशियो ये आ गई। अब इसने पूछा जो 18% प्रॉफिट पर वो बेचता है ना उसकी क्वांटिटी कितनी है, रेशियो नहीं पूछ रहा, क्वांटिटी कितनी है। तो इसकी क्वांटिटी मतलब y की क्वांटिटी कितनी है। तो रेशियो के हिसाब से हम देखें तो y 3 पार्ट है, आउट ऑफ 2 + 3 5। ये तो आ गया रेशियो में। जब इन टर्म ऑफ केजी निकालोगे तो इस रेशियो को आप जो टोटल क्वांटिटी है उससे कर दो मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 600 किलो। 1000 में से 600 किलो शुगर जो है वो 18% प्रॉफिट पर बेचता है, यानी 15 का ऑप्शन बनेगा हमारा बी। सिक्सटीन में कहता है कि ये क्वेश्चन आप छोड़ दो क्योंकि ये रिपीटेड डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, इसको मत करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि बॉय स्पीड विद द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर। एक बॉय है, उसकी स्पीड करंट के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी इसको हम डिनोट करते हैं किससे, यू से। ये आ गया हमारे पास 15 एंड द स्पीड ऑफ करंट यानी y की वैल्यू आपको दे दी 2.5। द बॉय स्पीड अगेंस्ट द करंट मतलब आपको v निकालना है। अब v निकालने के लिए आपके पास x और y होने चाहिए, तो y तो यहाँ पर दे रखा है, x नहीं है।
तो हम पहले x निकाल लेते हैं। x कैसे निकालेंगे? u की हेल्प से निकालेंगे। u क्या होता है? u होता है x प्लस वाई। डाउनस्ट्रीम स्पीड का मतलब x प्लस वाई। तो आपके पास u दे रखा है 15, x नहीं है, y तो दे रखा है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे, x की वैल्यू आएगी 12.5। तो v निकालेंगे, v का फार्मूला होता है x माइनस वाई। तो 12.5 में से 2.5 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 10। तो इसमें ऑप्शन बनेगा हमारा 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की जो स्पीड होती है उसको कैसे डिनोट करते हैं? उसको डिनोट करते हैं हम x से। ठीक है, x की वैल्यू होगी आपके पास 15। फार्मूला सारे अच्छी तरह याद होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। करंट की स्पीड है उसको डिनोट करते हैं y से। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट। तो 12 मिनट के अंदर जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? तो आप पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लो, यानी u निकाल लो। u होता है x प्लस में y, यानी 18 किलोमीटर पर आवर। और टाइम आपको दे रखा है इसने 12 मिनट। इस 12 मिनट को आप आर में कर लो तो आ जाएगा 1/5 आर। अब आपको डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है टाइम इनटू में स्पीड। तो टाइम है इसमें 1/5, स्पीड है 18। तो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 3.6 किलोमीटर। तो इसमें ऑप्शन बनेगा हमारा डी, 3.6 किलोमीटर। 19 में आता है कि पर्सन कैन रो ए बोट एट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर के अंदर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है, यानी आपके पास डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गया, यानी u हो गया, बोलिए स्टिल वाटर में है तो x हो गया 5। इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप स्ट्रीम एज टू रो डाउन स्ट्रीम। ये कह रहा है कि जितनी देर में वो डाउन स्ट्रीम जाता है, अप स्ट्रीम जाता है, जितना भी टाइम लगाता है, और डाउन अप स्ट्रीम में उसको डाउन स्ट्रीम से 3 गुना टाइम ज़्यादा लगता है। यानी अगर आप T1 मतलब डाउन स्ट्रीम टाइम को लेते हो के, तो जो T2 होगा वो आ जाएगा 3K, उसको 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। तो फाइंड द रेट एट विद द स्ट्रीम इन फ्लोइंग। तो फाइंड द रेट इन विद द स्ट्रीम मतलब स्पीड ऑफ करंट पूछ रहा है आपसे, y पूछ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला था कि x अपॉन वाई की जो वैल्यू होती है ये होती है T2 प्लस में T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो x की वैल्यू आपके पास 5 है, y निकालना है। दोनों को आप ऐड करोगे तो 3 और 1 4 हो गया, और दोनों को माइनस करोगे 3 में से 1 है 2, तो ये कैंसिल। y की वैल्यू आ जाएगी 5/2, यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर, यानी आंसर बनेगा 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि यहाँ से पाइप और सिस्टम के क्वेश्चंस आ गए। एक पाइप है ए, वो 30 मिनट के अंदर फिल करता है, दूसरा पाइप 40 मिनट के अंदर फिल करता है, और दोनों पाइप को हमने चला दिया। द टैंक विल बी फिल्ड इन 21 मिनट्स इफ द पाइप बी इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर। अगर पाइप बी को हमने कुछ समय के बाद बंद कर दिया, वो कुछ समय क्या है वही तो हमें निकालना है। तो हमने यहाँ पर कुछ समय बाद इसको बंद किया है, तो टोटल टाइम उसको लगता है 21 मिनट। तो यानी ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि जो टैंक है ना, उस टैंक का कुछ पार्ट तो ए और बी ने मिलकर भरा है, और कुछ टाइम के बाद ये मान लेते हैं कि भाई x मिनट तक ये चले, उसके बाद जो टोटल टाइम 21 है, तो 21 माइनस x, इस टाइम तक सिर्फ a चला है। तो आपको क्या करना है, a और b दोनों का टाइम निकालना है x मिनट का। a और b दोनों का टाइम नहीं, सॉरी, काम निकालना है कि a और b ने x मिनट के अंदर कितना काम किया। तो a और b का जो 1 मिनट का वर्क है वो कितना हुआ, 1/30 प्लस 1/40। और अगर इनका x मिनट का काम निकालना है तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दो बस। a और b ने दोनों ने x मिनट के अंदर इतना काम कर लिया। अब उसके बाद जो b है उसको हमने कर दिया बंद, अकेला a काम कर रहा है। कितनी देर तक कर रहा है, 21 माइनस x मिनट तक कर रहा है। तो a का जो अकेले का काम है 1 मिनट का, वो है 1/30। अब इसने 21 माइनस x मिनट तक काम किया, तो 21/30 माइनस x/30। अब आप क्या करोगे, इसको दोनों को ऐड कर दो। भाई ये काम हो गया और ये काम हो गया, दोनों मिलकर काम कर दिया। काम कितना कर दिया, पूरा का पूरा टैंक भर दिया ना।
तो पूरा पूरा टैंक भर दिया, इसका मतलब इसका काम प्लस में इसका काम, दोनों को काम को ऐड करोगे इक्वल्स टू में पूरा काम हो गया। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको आप उधर ले जाओ, काट लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, x अपॉन 40 1 माइनस 7 अपॉन 10, 10 माइनस 7 3 अपॉन में 10, 4 3 12, यानी 12 मिनट के बाद हमने पाइप बी को बंद किया था, यानी इसका भी आंसर बनेगा डी। ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें कहते हैं कि टैप कैन फिल ए टैंक इन 7 आवर्स। एक टैप जो है 7 घंटे के अंदर इसको भरता है। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, जब आधा टैंक फिल हो जाता है, 4 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन, उसी तरह के 4 टैप हमने और लगा दिए उसी तरह के। तो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली, तो उस टैंक को पूरा भरने में कितना टाइम लग रहा है। अब देखो आधा जो टैंक है ना वो तो 7 घंटे में भर चुका है, आधा टैंक आपका 7 घंटे के अंदर भर चुका है, ठीक है। यहां तक हमें 7 आवर्स लगे, यानी यहां पर जो टैप चल रहा है वो 1 घंटे के अंदर कितना काम कर रहा है, 1 घंटे के अंदर 1/7 काम कर रहा है। अब हमने क्या करा, आधा टैंक भरने के बाद हमने इसके अंदर 4 टैप उसी तरह के और चला दिए। तो 4 टैप उसी तरह के चलाएंगे तो उन चारों का टाइम हम निकालेंगे, 1 मिनट का, 1 घंटे का काम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, एक टैप तो पहले से था, उसके बाद 4 और लगा दिए, मतलब टोटल हमारे पास 5 टैप हो गए। यानी ये 1 घंटे के अंदर कितना काम करेंगे, 5/7। 1 आवर के अंदर, 1 आवर के अंदर इन्होंने कितना काम किया, इन्होंने 5/7 वर्क कर दिया। तो इसका मतलब अगर हमें ये निकालना हो कि इसका टाइम कितना लगेगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई 5/7 वर्क कर दिया इन्होंने कितनी देर में, 1 घंटे में। तो ये एक काम पूरा करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 7/5 आवर्स लग जाएंगे। लेकिन इन्हें पूरा एक काम तो करना नहीं है, आधा टैंक तो पहले फिल हो चुका है, यानी इन्हें आधा टैंक ही भरना है बाकी का। तो आधा टैंक भरने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, टाइम को आधा कर दो, 7/5 का आधा करोगे तो 7/10। अभी जो 7/10 है इसको आवर्स में करेंगे तो डेसिमल्स में आएगा, तो इससे बेटर है कि हम इसको मिनट में चेंज कर ले। तो ये कितना हो जाएगा, 7/10 इंटू में 60, यानी 42 मिनट्स और लग रहे हैं। तो यहाँ से ये टाइम हमारे पास 42 मिनट आ गया। अब ये 42 मिनट्स में क्या कितना टाइम भरा हमने, ये आधा टैंक भरा है, कितने में, 42 मिनट्स में। और जो बाकी का आधा टैंक था वो ऑलरेडी भर चुका है। वो कैसे भर चुका है कि जो पहले वाला टैप है वो 7 घंटे के अंदर पूरा टैंक भरता, तो मतलब 3.5 घंटे के अंदर वो आधा भर रहा है। तो ये वाला टाइम 3.5 घंटे हो गया, यानी 3.5 घंटे को लिख लेते हैं 3 घंटे और 30 मिनट। तो टोटल टाइम हमें निकालना है, तो टोटल टाइम के लिए आप ऐड कर दो 3 घंटे प्लस, ठीक है, ये 3 आवर्स हो गया, और जो मिनट्स है 30 ये हो गया, 42 ये हो गए, मतलब 72 मिनट्स ये हो गए। अब 72 मिनट्स तो 1 आवर से फालतू में चले गया ना, तो इसको हम 1 आवर का यहाँ से निकाल के 60 को यहाँ पर ऐड कर देते हैं, 60 का मतलब 1 आवर ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 आवर, और यहाँ पर बचेगा 12 मिनट्स। तो 4 आवर एंड 12 मिनट्स के अंदर, यानी 21 का जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इसमें कहता है कि पाइप कैन फिल ए सिस्टम, यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा है, टाइम कितना है इसमें, टाइम ए पाइप कैन फिल ए सिस्टम इन 6 आवर्स, ठीक है। यहाँ पर पीडीएफ में थोड़ी गड़बड़ है, वो मैं ठीक कर दूंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 22 में गड़बड़, यहाँ पर जो टाइम मैंने कह रहा है कि जो सिस्टम का टाइम है वो 6 आवर्स का टाइम है। अगर एक पाइप चलेगा तो वो पूरे के सिस्टम को 6 आवर्स के अंदर कंप्लीटली फिल कर देगा, बट ड्यू टू लीकेज इट टेक्स 3 आवर मोर टू फिल द टैंक। लीकेज की वजह से उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, यानी 6 घंटे जो लगने थे, 6 घंटे की जगह 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब 9 घंटे लग रहे हैं। तो इफ द सिस्टम इज फुल देन टाइम टेकन बाय द लीकेज इन एम्प्टी द सिस्टम, तो वहाँ पर एक लीकेज हो रही है, तो वो लीकेज कितना टाइम ले रही है, अगर वो पूरे टैंक को खाली करे, टैंक पूरा भरा हुआ है तो पूरे टैंक को अगर वो खाली करे तो उसमें टाइम कितना लगेगा। तो मान लेते हैं कि उसको x मिनट का टाइम लगेगा पूरी टैंक को खाली करने में। तो ये 1 मिनट के अंदर कितना भरता, या 1 घंटे के अंदर कितना भरता, 1/6 इतना टैंक भर देता। और जो लीकेज है वो 1 घंटे के अंदर इतना टैंक खाली करेगी,
टोटल मिलाकर कितना टाइम लग रहा है, 9 आवर्स का टाइम लग रहा है, तो 1/9। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, एलसीएम आ गया इसका 18, तो आ जाएगा 1/18 इक्वल्स टू 1/x। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18, यानी जो लीकेज है उस पूरे टैंक को ये 18 आवर्स के अंदर खाली करेगी, यानी 22 का आंसर बनेगा हमारा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में कहता है कि इन ए 50 मीटर रेस, 50 मीटर की एक रेस है, ए कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 5 मीटर टू बी, ए बी को 5 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, एंड ए स्टार्ट ऑफ 14 मीटर टू सी, और सी को 14 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। तो 50 मीटर की रेस में से अगर ए बी को 5 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, तो इसका मतलब अगर ए ने पूरा 50 मीटर करा है तो इसने 45 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और सी को 14 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, तो इसका मतलब ए और सी की रेशो निकालेंगे, तो ए ने अगर 50 किया हुआ है तो सी ने कितना करा, 14 इसमें से कम कर दो, 36 इतना स्टार्ट किया है। तो अगर हम उसी रेस की बात करेंगे तो कहता है कि बी सी को कितना स्टार्ट दे सकता है, यानी बी और सी की रेशो निकाल दो, बी और सी की रेशो निकालो। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, बी अपॉन में सी इंटू में सी अपॉन ए। तो बी अपॉन सी मतलब आ गया, बी अपॉन सी नहीं, बी अपॉन सी तो हम निकाल ही रहे, बी अपॉन सी तो हम निकालना ही है हमें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी अपॉन सी इक्वल्स टू बी अपॉन ए इंटू में ए अपॉन सी। तो बी अपॉन ए आ जाएगा 45 अपॉन 50, और ए अपॉन सी आ जाएगा 50 अपॉन में 36। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर लोगे, तो ये रेशो आ रही है हमारे पास 5/4। अब क्योंकि ये कह रहा है कि भाई इन द सेम रेस, इन द सेम रेस मतलब रेस 50 मीटर की है, तो बी सी को कितना स्टार्ट दे सकता है, तो ये जो बी है इसको आप 50 में कन्वर्ट करो, इसको 50 में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 50 है और ये 40 आएगा, तो ये 10 मीटर का स्टार्ट दे रहा है इसको, आंसर बनेगा 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24, इन ए 300 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 22.5 और 6 सेकेंड। ए बी को 22.5 और 6 सेकेंड के डिस्टेंस से बीट करता है, यानी अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो इतना डिस्टेंस है, और टाइम के हिसाब से देखें तो 6 सेकेंड है, और डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो इतना डिफरेंस है, यानी इसका एक मतलब ये भी है कि बी को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इतने सेकेंड का टाइम लग रहा है, तो इससे आप बी की स्पीड निकाल सकते हो। तो बी की स्पीड आ गई 22.5 अपॉन में 6। अब इसने कहा कि बी का टाइम बताओ रेस को पूरा करने के लिए। अब टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 300 मीटर का, अपॉन में स्पीड ही आ गई, तो 22.5 अपॉन में जो 6 आएगा उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका डेसिमल भी हटा देते हैं। अब इसको आप कैंसिल कर लो, तो 3 से इसको काट देते हैं हम, फिर 100 से काट देते हैं, और 25 से, 4 2 जा 8, यानी 80 सेकेंड का टाइम आ गया, तो 24 का ऑप्शन हुआ ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में कहता है एट ए गेम ए कैन गिव 15 पॉइंट टू सी, A can give 15 point to B in 60 and A can give 20 point to C in 60. How many point can B give in a game of 90? तो A जो है वो B को 15 पॉइंट देता है 60 में से, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम A और B की रेशो निकालें तो A के पूरे 60 पॉइंट होते हैं, तो B के 45 पॉइंट होते हैं, अभी 15 का डिफरेंस आएगा, और A कैन गिव 20 पॉइंट टू C इन ए गेम ऑफ 60, यानी ए के 60 हो गए तो इसके 40 हो गए। तो आपको पूछता है कि 90 पॉइंट का अगर गेम है तो बी सी को कितने पॉइंट दे सकता है, यानी बी और सी की रेशो निकालो, ये आ जाएगा बी अपॉन में ए इंटू में ए अपॉन सी, तो 45 अपॉन 60, 60 अपॉन में 40, इसको कैंसिल करो,
इनको कैंसिल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ये देखो कि गेम 90 का करना है, तो 45 को सीधा 2 से मल्टीप्लाई करके 90 में कन्वर्ट कर दो, क्यों काटने पीटने के चक्कर में पड़ेंगे। तो इसको 2 से कराया तो इसको भी 2 से कर दो। तो अगर बी 90 पॉइंट स्कोर करता है तो सी उसमें 80 पॉइंट स्कोर करता है, तो यानी 10 पॉइंट ये इसको दे सकता है। तो 25 का ऑप्शन आएगा ए। (26) में कहता है इन ए गेम ऑफ 100 पॉइंट ए कैन गिव 30 पॉइंट टू बी। ए बी को 30 पॉइंट दे सकता है, यानी ए अपॉन बी की रेशियो आएगी 100/70 एंड 37 पॉइंट टू सी। तो ये 100 आ गया, ये 63 आ गया। हाउ मनी पॉइंट्स कैन बी गिव सी? तो बी सी को कितने पॉइंट देगा? तो फिर वही करेंगे आप, बी अपॉन में ए इंटू में ए अपॉन सी। अब हमें बी का जो पॉइंट है ना उसको 100 रखना है, तो हम एक तरीका ये भी यूज कर सकते हैं, इनको काट, हम नॉर्मली इसको काट देते हैं, पर आप इसको मत काटो क्योंकि ये हमें सेफ रख लेना है। क्योंकि हमें बी का जो गेम है ना वो 100 पॉइंट का गेम है, तो बी को हमें 100 तो पहुंचाना ही पहुंचाना है, तो हम क्यों काटा पीटी करके इसको खराब करें, फिर बाद में यही लेकर आए हम। तो बेटर है कि इसको ऐसे ही रहने दो, बाकी चीज़ों को सॉल्व कर लो। ये इससे कैंसिल, 7 9 63, ये आ गया 100 अपॉन में 90। तो यहाँ भी बी सी को 10 पॉइंट दे सकता है, तो 26 का ऑप्शन हुआ बी। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ ही जो एमसीक्यू सीरीज का जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के एमसीक्यूज किए, तो आई होप आपको आपके एग्जाम के लिए इन वीडियोस के थ्रू, इस सीरीज के थ्रू थोड़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आई, चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि आगे आने वाली जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, एग्जाम्स आ रहे हैं तो वीडियोज़ भी सारी इंपॉर्टेंट होंगी, तो आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें बिना किसी डिले के। तो आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।